बोथ केस डिस्कस हो गए थे, केस 1 और केस सेकंड, एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल और एनर्जी लेस देन पोटेंशियल। इसका साथ वन प्रॉब्लम भी डिस्कस हो गया था पोटेंशियल स्टेप पे बेस्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम है पेज नंबर 34 पे, प्रॉब्लम नंबर 26। स्टेटमेंट रीड करेंगे। So page 34, question number 26। स्टेटमेंट सभी रीड कर लिया करें। A particle of mass m and energy capital E moving in the positive x direction is incident on a step potential at x equal to 0 as indicated in the figure। आपको पोटेंशियल स्टेप ड्रॉ किया हुआ है, स्टेटमेंट में आपको मेंशन है, और x इक्वल टू 0 पे वहां पे जंप है। स्टेटमेंट में ये भी मेंशन किया हुआ है, एट x इक्वल टू 0 ये पोटेंशियल लोअर टू हायर वैल्यू को जंप करेगा। द हाइट ऑफ द पोटेंशियल स्टेप इज v0, ये हाइट v0 दिया हुआ है। वेयर v0 इज ग्रेटर देन e, आपको डायग्राम से भी हिंट है और स्टेटमेंट में भी मेंशन किया हुआ है। एनर्जी लेस देन v0, ये एनर्जी लाइन हो गई। एट x equals x0, suppose at this point, this is the at x equals x0 where x0 is positive। ये आपको स्टेटमेंट से कंफर्म हो गया कि x इक्वल टू 0 के राइट में x इक्वल्स x0 पॉइंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू उसके लिए है। The probability of finding the electron is 1 by e times the probability of finding it at x equal to 0 if alpha, that is square root of twice m v0 minus e by h क्रॉस स्क्वायर। अगर आप इसको कंपेयर करें, जो मैंने आर्टिकल में आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो ये सेकंड रीजन के लिए k डिफाइन किया हुआ है। इट मींस दिस इज k सेकंड। अब फर्स्ट के लिए आप चाहें तो k फर्स्ट डिफाइन कर सकते हैं, जो स्क्वायर में डिफाइन करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, एनर्जी पॉजिटिव है, तो ट्वाइस एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर। अब आपको यहाँ स्टेटमेंट में मेंशन है प्रोबेबिलिटी का आपको कंपैरिजन करना है एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स x0। तो x इक्वल टू 0 पे फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन भी वैलिड है और सेकंड रीजन का वेव फंक्शन भी वैलिड है, बट x इक्वल्स x0 पे ओनली सेकंड रीजन का वेव फंक्शन वैलिड है। तो सेकंड रीजन वेव फंक्शन जो आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया था, वो आप बोथ पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए सेकंड रीजन का वेव फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो दैट c एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x, जो k सेकंड x था उसको मैंने यहाँ पे अल्फा x कर लिया, क्योंकि k सेकंड का डेफिनेशन यहाँ पे नोटेशन अल्फा दिया हुआ है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल्स x0, स्टेटमेंट में मेंशन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 1 by e टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स x0 पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो x इक्वल टू 0 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है उसका 1 by e टाइम्स है। अब ये बोथ का रेशियो अगर आप चेक करें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई मॉड स्क्वायर होता है, तो साई मॉड स्क्वायर एट x इक्वल टू x0 डिवाइडेड बाई साई मॉड स्क्वायर एट x इक्वल्स 0, ये 1 by e टाइम्स दिया हुआ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये वेव फंक्शन फॉर्म से रिप्लेस कर लीजिए। जब आप ये साई मॉड साई सेकंड की वैल्यू प्लेस करेंगे तो c मॉड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा x इक्वल्स x0 प्लेस किया तो ये x0 हो गया, डिवाइडेड बाई c मॉड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 0
एक्सपोनेंशियल 0 1 हो गया, ये e पावर -1 है, ये c मॉड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पे कंपेयर करिए, एक्सपोनेंशियल -2 अल्फा एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल -1 के इक्वल है। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज तभी मैच करेंगी जब उनके एक्सपोनेंट मैच कर रहे होंगे। तो 2 अल्फा एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, देन एक्स नॉट इज 1/2 अल्फा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट बन गया। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट से आपको कंफर्म हो गया कि प्रॉब्लम पोटेंशियल स्टेप का था और केस सेकंड है। तो आर्टिकल के रेफरेंस ले लेंगे तो सम मैथमेटिकल स्टेप स्किप हो जाएंगे। अगर आर्टिकल का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं तो आपको मोर स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको सेकंड रीजन का पहले अलाउड वेव फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, फिर उससे प्रोबेबिलिटी को आप कंपेयर कर पाएंगे। मैंने ये आर्टिकल से ये डायरेक्ट यूज कर लिया है क्योंकि पहले आपको पॉइंट लास्ट लेक्चर में हिंट कर दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम पेज पे, प्रॉब्लम नंबर 27। स्टेटमेंट रीड करके ट्राई करिए। पेज नंबर 34, प्रॉब्लम नंबर 27। फाइंड हुआ? मैं डिस्कस करता हूं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is incident upon a one-dimensional finite potential step of height 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दीज टू न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहां से हिंट हो गया कि एनर्जी पोटेंशियल हाइट से ग्रेटर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम बैरियर, जो यहाँ पे पोटेंशियल हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग बैरियर है उसको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए आपको रिकॉल करें, आपको जब मैंने ये पोटेंशियल स्टेप डिस्कस किया था तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों का मेथड रॉन्ग हो जाता है, आंसर मैच कर जाता है। बट उससे जब नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको नेक्स्ट टाइम भी आंसर मैच करे। ये एनर्जी है और ये हाइट दिया हुआ है। तो ये x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल स्टेप इंक्लूड किया, ये फर्स्ट रीजन और ये सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन के लिए k फर्स्ट और k सेकंड आपने डिफाइन कर लिया, जो आपको पहले आर्टिकल में पॉइंट्स बताए हुए हैं। k सेकंड आपने डिफाइन किया ट्वाइस m/h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v नॉट। अब फर्स्ट रीजन का वेव फंक्शन अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये a एक्सपोनेंशियल i k फर्स्ट x, जो आपको लास्ट लेक्चर में हिंट हो गया है, प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस i k फर्स्ट x। और आपको सेकंड रीजन का वेव फंक्शन बताया था c एक्सपोनेंशियल i k सेकंड x। ये आपको वेव फंक्शंस बताए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करिए, ये साई इंसिडेंट था और ये साई रिफ्लेक्टेड, और इसी को हम साई ट्रांसमिटेड नोट कर सकते हैं, साई सेकंड रीजन को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन जो साई रिफ्लेक्टेड है उससे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
b exponential minus I kx represent reflected wave in first region. The probability of reflection is defined as the mod square of psi reflected. जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये आपको फाइंड करना है, बट जब मॉड स्क्वायर करेंगे तो दिस इज बी मॉड स्क्वायर, और जब आप x इक्वल टू 0 पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो दिस बी मॉड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ ए आपको फाइंड होगा, जो आपको पहले ही लास्ट लेक्चर में ये कैलकुलेट कराया हुआ है, k फर्स्ट माइनस k सेकंड डिवाइडेड बाय k फर्स्ट प्लस k सेकंड मॉड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a मॉड स्क्वायर। ये पॉइंट आपको पहले डिस्कस किए हो आर्टिकल में, बट एक मिस्टेक यहाँ पे क्या हो सकता था कि हम आंसर मैच कराने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एज्यूम कर लेते, जो ऑलवेज नहीं है। किसी पर्टिकुलर कंडीशन में वो मैच कर जाएंगे। कब मैच करेंगे? अगर आप यहाँ पे इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसको 1 कर दें, इफ a इज इक्वल टू 1 देन b मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू k फर्स्ट माइनस k सेकंड बाई k फर्स्ट प्लस k सेकंड मॉड स्क्वायर। तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से मैच कर गया। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का डेफिनेशन बताया था मैंने, बट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट b मॉड स्क्वायर बाई a मॉड स्क्वायर डिफाइंड था। a = 1 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दोनों मैच कर जाएंगे, बट अगर a 1 से डिफरेंट है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट दोनों डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं कि ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है तो आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ही ट्राई करने लगे। और यही रिजल्ट को मैंने एनर्जी के टर्म्स में बताया हुआ है, एनर्जी और पोटेंशियल के टर्म्स में बताया हुआ है। तो ये आपको डेटा एनर्जी और पोटेंशियल का दिया हुआ है, तो ये फॉर्म से आप रिजल्ट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी और पोटेंशियल की वैल्यू प्लेस कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड हो जाएगा। ये 0.11, जब आप 2 डेसिमल प्लेस में इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.11 आ रहा होगा, और जो आंसर की आपको रेंज दिया है उसमें वो लाई कर जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको हिंट कर रहा हूं कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे पूछा जाए और आप अगर वहां पे एम्पलीट्यूड का हिंट दिया हुआ है इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड का, तब आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम नहीं आएंगे। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है तो या तो आपको रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड दिया होता तब आप कैलकुलेट कर सकते थे, या आप ये कंपेयर करें बी मॉड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ के फर्स्ट और के सेकंड और एनर्जी और पोटेंशियल पता था, तो ये रिलेशन आपको आर्टिकल में ये डिस्कस किए हुए हैं। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको ए पता हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया था, बट सम बुक्स में जब आप इंसिडेंट वेव लेते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड 1 लेके चलते हैं। 1 मींस 100% को रेफरेंस लेके चलते हैं, फिर उसका कितने % रिफ्लेक्ट हुआ, कितने % ट्रांसमिट हुआ, वो आप कैलकुलेट करते हैं। तो इस यहाँ पे मैंने एम्पलीट्यूड को 1 लिया है, ठीक है, वो सम बुक का रेफरेंस लेके, बट ये जरूरी नहीं कि ऑल टाइम प्रॉब्लम में 1 ही दिया हो। अगर ये गिवन नहीं है और आपसे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पूछा है तो इसकी जरूरत भी नहीं है, बट अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है और ए गिवन नहीं है, ठीक है, तब आप इसको 1 यूज करेंगे, अगर गिवन है तो दैट पार्ट यूज करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? सर जो 0.11 आया वो मॉड बी स्क्वायर है। हाँ जी, जो 0.11 आंसर आया वो मॉड बी स्क्वायर है या मॉड बी? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू है बी मॉड स्क्वायर। मॉड स्क्वायर। हाँ जी, ये कैलकुलेट करके देखो न्यूमेरिकल वैल्यू मैच कर रही होगी या मैच नहीं कर रही? मैच कर लीजिए सर। कर रही है। जैसे ये डिफरेंस
आपको बताना था कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम नहीं है ऑल टाइम, सिर्फ एक ही कंडीशन में मैच करेंगे जब ए को 1 ले रहे होंगे, क्योंकि आंसर के लिए ज्यादातर आपको ये जब आप ट्राई करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको सिमिलर ही लगेगा कि आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेटमेंट में दिया था, उसको पहले रिलेट किया, फिर a = 1 के लिए ये फॉर्मूला बताया कि ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से मैच करेगा। तो आगे क्लियर करेंगे इन वर्ड जो स्टेटमेंट में वर्ड यूज किए हैं। अब डिस्कस करते हैं पोटेंशियल वेल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मींस उसका जो पोटेंशियल वेल का डेप्थ या हाइट है वो इनफाइनाइट होगा, इसलिए वर्ड इनफाइनाइट आया है। आगे फाइनाइट पोटेंशियल वेल भी पढ़ेंगे तो वहां पे डेप्थ और हाइट फाइनाइट हो जाएगा। इसमें 2 केसेस डिस्कस होंगे, एक अनसिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। अनसिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो इनफाइनाइट वर्ड से जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है बाउंड्री वॉल्स पे, वो यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा। 0 एंड इनफाइनाइट, ये आप चेक करिए, ये जो डिफरेंस है वो इनफाइनाइट है, इसलिए वर्ड आया इनफाइनाइट। x lies between 0 to a inside the well, एक बाउंड्री 0 पे है, एक बाउंड्री a पे है, तो 0 to a के लिए पोटेंशियल 0 है और आउटसाइड दिस पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो ये अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे इनफाइनाइट होने की जैसे वर्ड आया इनफाइनाइट, इट मींस इसका हाइट, इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में ये हाइट बनेगा, तो इसका हाइट इनफाइनाइट होने से ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल बना। बट अभी एक सिमेट्री कैरेक्टर को यहाँ पे चेक करेंगे तब आपको आइडिया मिलेगा कि ये अनसिमेट्रिक है। तो ये पोटेंशियल को आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, ये x = 0 पे एक वाल है और ये x = a पे अनदर वाल है। इसके इनसाइड में पोटेंशियल 0 है, बट इसके आउटसाइड में पोटेंशियल ऑल पॉइंट्स पे इनफाइनाइट है। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये जो वाल पे पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी होने से इसको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल वर्ड यूज करके चल रहा है। और यहाँ पे ये हाइट फेस करेगा पार्टिकल्स, जो लोएस्ट फ्लोर के पोटेंशियल है वो 0 है और ये इसके मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे इनसाइड द वेल जो पार्टिकल होगा तो हाइट को फेस करेगा, तो जिस पोटेंशियल वेल के लिए हाइट इनफाइनाइट होगा हम उसको वर्ड यूज करेंगे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। पहले मैं एक अनदर डेफिनेशन और नोट कर दूं सिमेट्रिक के लिए, फिर बोथ को आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे हम सिमेट्रिक वर्ड यूज कर रहे हैं और फर्स्ट केस के लिए अनसिमेट्रिक वर्ड। दोनों ही केस में पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। बट यहाँ पे जो सिमेट्री कैरेक्टर है उसको स्पेसिफाई करेंगे तो वो आइडिया मिल जाएगा। देखो अभी भी आप ये चेक करिए, अगर ये कंडीशन शो ना करें, बाउंड्री का पोजीशन शो ना करें, तो अभी भी यहाँ पे ये अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट है, इसलिए वर्ड आया इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। अब जो सिमेट्री कैरेक्टर है उससे पोजीशंस स्पेसिफाई होंगी, बाउंड्री पोजीशंस यहाँ पे -a/2 से +a/2। अभी भी सेम, यहाँ कंपैरिजन करने के लिए मैंने विड्थ सेम लिया है, यहाँ पे भी विड्थ बिटवीन डिफरेंस बिटवीन 2 वॉल्स, ये आपको यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, दोनों बाउंड्री पोजीशंस पे जो डिस्टेंस है उसको डिफरेंस कर देंगे तो आपको विड्थ का आइडिया मिल जाएगा। तो a/2 से -a/2 डिफरेंस किया तो a बन गया, a से 0 डिफरेंस किया तो a बन गया। तो सेम विड्थ का पोटेंशियल वेल यहाँ पे एज्यूम करेंगे, जिससे आपको कंपैरिजन क्या पार्ट सेम रहेंगे क्या पार्ट डिफरेंट रहेंगे उसका आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिमेट्री कैरेक्टर और स्पेसिफाई करना है। अगर कोई फंक्शन की सिमेट्री डेफिनेट है तो आपको एक आइडिया मैंने दिया था कि f फंक्शन ऑफ x अगर है
तो x को माइनस एक्स करेंगे, अगर साइन अनचेंज रहेगा देन फंक्शन विल बी सिमेट्रिक और इवन फंक्शन ऑफ x। पेरिटी का कंसेप्ट आपको बताया था मैंने। देखो जब तक हम वन पार्टिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम सिमेट्री और पेरिटी कैरेक्टर सेम ले सकते हैं, बट जब मोर देन वन पार्टिकल आएंगे तो सिमेट्री अंडर द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स भी पॉसिबल हो सकता है, तो वहां पे पेरिटी और सिमेट्री कैरेक्टर डिफरेंट हो सकता है। तो ऑल टाइम सिमेट्रिक और पेरिटी कैरेक्टर सेम नहीं है, बट इस वन पार्टिकल सिस्टम में यहाँ पे सिमेट्री और पेरिटी सेम रहेंगे। तो ये जो सिमेट्री वर्ड है वो पेरिटी के लिए है। अब आप पोटेंशियल की कंडीशन को चेक करिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा तो ये सिमेट्रिक बनेगा, अगर ये माइनस आ जाता तो एंटी सिमेट्रिक बन जाता। बट अगर दीज टू पार्ट में कहीं कंपेरिजन नहीं है, ना तो ये प्लस से है और ना माइनस से, तब ये अनसिमेट्रिक आएगा। तो ये पॉइंट्स आपको पहले पेरिटी में बताए हुए हैं कि इवन पेरिटी, ऑड पेरिटी, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अनसिमेट्रिक मींस नाइदर इवन नॉर ऑड। अब ये पॉइंट्स आप यहाँ पे जो पोटेंशियल्स की डेफिनेशंस यहाँ पे डिफाइन की हैं उनमें आप कंपेयर कर सकते हैं। सेम वेट के पोटेंशियल के लिए मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशंस बताए हैं। अब आप बोथ पोटेंशियल फॉर्म को कंपेयर कर सकते हैं। ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू माइनस a/2 पे इक्वल है, और ये x इक्वल टू प्लस a/2 राइट में, ये माइनस a/2 लेफ्ट के लिए। ये vx वाली लाइन है। अब कंपेयर करिए, ये माइनस a/2 से प्लस a/2 के लिए पोटेंशियल वैल्यू 0 है और इसके आउटसाइड में इंफिनिटी है। तो ये आपको मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप चेक करिए यहाँ पे, अगर पोटेंशियल आपको फाइंड करना है एट x इक्वल्स a/2, तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में, अपर डेफिनेशन में पोटेंशियल वैल्यू 0 है। बट अगर आप इसी को x इक्वल्स माइनस a/2 पे चेक करने लगे तो पोटेंशियल वैल्यू इंफिनिटी है, तो ये वैल्यूज मैच नहीं करती। प्लस माइनस इक्वल वैल्यूज ऑफ x के लिए, इक्वल अपोजिट वैल्यू ऑफ x के लिए पोटेंशियल की वैल्यूज ना तो मैच करती है और ना ही माइनस साइन से मैच करती है। इट मींस डिफरेंट है। ना तो v को x पे माइनस एक्स प्लेस करके इस डेफिनेशन में ना तो ये प्लस से मैच करेगा और ना ही माइनस से मैच करेगा। तो ये कंडीशन किसका है? अनसिमेट्रिक का। बट इस डेफिनेशन में चेक करिए, अगर आप x इक्वल टू a/4 पे जो पोटेंशियल चेक करेंगे वही माइनस a/4 पे आ जाएगा। x इक्वल टू प्लस a/2 पे जो पोटेंशियल है वही माइनस a/2 पे है। x इक्वल टू प्लस 3a/4 पे जो पोटेंशियल है वही माइनस 3a/4 पे है। तो यहाँ पे पोटेंशियल की कंडीशन में अगर x को माइनस एक्स करते हैं तो साइन का कोई चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल अनचेंज रहेगा। तो ये कंडीशन फुलफिल है, इसको इसलिए सिमेट्रिक पोटेंशियल वैल्यू वर्ड यूज करेंगे। तो सिमेट्रिक पोटेंशियल की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डेफिनेशन में सिमेट्री स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए इसको अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल कहेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको पहले से कंफर्म होने चाहिए कि जो नेम हम यूज करके चल रहे हैं अनसिमेट्रिक और सिमेट्रिक, वो उसका मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या पार्ट के हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब अनसिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए डिटेल पार्ट डिस्कस करते हैं, जिस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, जिनको आपको सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हैबिट में लाना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो डिस्कस करते हैं अनसिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। अनसिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और विड्थ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कभी नोटेशन कुछ होगा, कभी कुछ होगा, उस पार्ट को आप कंपेयर करेंगे। तो डेफिनेशन आपको मैंने हिंट कर दिया कि पोटेंशियल का डेफिनेशन यहाँ पे 0 और इनफाइनाइट, इनसाइड द पोटेंशियल वेल पोटेंशियल 0 है, अदरवाइज इनफाइनाइट है, और बाउंड्री पे पोटेंशियल डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। उसको मैंने लास्ट पेज पे प्लॉट किया है, उसको रेफरेंस ले सकते थे, मैंने फिर से इसको प्लॉट कर दिया। ये x इक्वल टू 0 पे वाल है और x इक्वल टू a पे पोटेंशियल बाउंड्री वाल है। इसके आउटसाइड में पोटेंशियल इनफाइनाइट है, इसके इनसाइड में पोटेंशियल 0 है। अब पोटेंशियल के लिए आपको
पार्टिकल को स्टडी करना है तो आप कोई m मास का कोई पार्टिकल इनसाइड द वेल आप एज्यूम करेंगे। अब पार्टिकल इधर जाएगा तो इस बाउंड्री पे पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। पार्टिकल, अगर पार्टिकल एस्पेक्ट को आप चेक कर रहे हैं तो पार्टिकल इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगा, फिर इधर मूव करेगा, इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर इधर मूव करेगा। इट मींस पार्टिकल एस्पेक्ट से 0 टू a के बीच मोशन करेगा। अब क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट के लिए अब श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो जहां पे पोटेंशियल 0 है वहां पे आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। d2 psi by dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m by h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v फंक्शन ऑफ x psi फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये आपको वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन बताया हुआ है। तो इनसाइड द वेल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन में पोटेंशियल वैल्यू को प्लेस कर देंगे इनसाइड द पोटेंशियल वेल। v 0 है तो श्रोडिंगर इक्वेशन टेक्स द फॉर्म d2 psi by dx स्क्वायर प्लस ट्वाइस m e by h क्रॉस स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0। ये आप फॉर्म को कंपेयर करिए, अब तक आपने मोर टाइम ये फॉर्म फेस किया हुआ है। कंप्लीटली फ्री पार्टिकल में भी यही फॉर्म था, पोटेंशियल स्टेप में भी फर्स्ट रीजन में यही फॉर्म था, समटाइम सेकंड रीजन में भी मैच कर रहा था ई ग्रेटर देन वी के लिए। तो यहाँ पे आप फिर से के स्क्वायर डिफाइन करेंगे ट्वाइस एम ई बाई एच क्रॉस स्क्वायर। देन श्रोडिंगर इक्वेशन टेक्स द फॉर्म d2 psi by dx स्क्वायर प्लस के स्क्वायर psi इज इक्वल टू 0। अब इससे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। रूट्स फिर से आपको प्लस माइनस आई के बनेंगे, वो आपकी चॉइस है कि ये फॉर्म चाहे तो जो पहले आप लोगों ने यूज किया है प्लेन वेव फॉर्म a एक्सपोनेंशियल आई के एक्स प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एक्स आप यूज करेंगे। ये इनसाइड द वेल के लिए है। अब यहाँ पे इसी पार्ट में अगर आप डे मोइर थ्योरम यूज कर लेते तो इस एक्सपोनेंशियल को आप ओपन करते cos के एक्स प्लस आई साइन के एक्स प्लस b, यहाँ पे भी आप डे मोइर थ्योरम यूज करते तो cos के एक्स माइनस आई साइन के एक्स। a और b अननोन है और जनरली कॉम्प्लेक्स हैं। अब cos वाले पार्ट दोनों एक साथ आप नोट करेंगे तो ये a प्लस बी cos के एक्स प्लस आई a माइनस बी साइन के एक्स। अब ये पार्ट पे जाइए, टू अननोन का एडिशन भी कोई अनदर अननोन आप यूज कर सकते हैं। तो ये c cos के एक्स बन गया, जो बुक में डायरेक्ट पार्टिंग बॉक्स जब आप पढ़ते हैं तो ये फॉर्म डायरेक्ट लिखता है, जबकि ये कोई फॉर्म न्यू नहीं था। ये इसी पार्ट का आप रिलेशन कर सकते हैं कि cos और साइन को भी तो प्लेन वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्लेन वेव को आप साइनसॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही पार्ट सिमिलर होते हैं। बट ये जो फॉर्म अलाउड है, पहले कंप्लीटली फ्री पार्टिकल में ऑल स्पेस के लिए अलाउड था, अब की बार सिर्फ 0 टू a के लिए अलाउड है। इसके आउटसाइड में वो अलाउड नहीं है। तो a और b की जो फॉर्म है इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाएंगी, जो पहले रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं थी कंप्लीटली फ्री पार्टिकल में। अब यहाँ पे जो आई a माइनस बी है, ये भी अभी कोई न्यू अननोन बनेगा, इसको हम d लिख सकते हैं। मैंने a माइनस बी को d नहीं लिखा है, आई a माइनस बी को d लिखा है, d साइन के एक्स, क्योंकि ये अभी अननोन है, जनरली कॉम्प्लेक्स है। तो आप ये पार्ट c और d भी यहाँ पे जनरली कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर ए पार्टिकल इनसाइड इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ये फॉर्म सम बुक्स में डायरेक्ट आप यूज कर लेते हैं। देखो मैंने ये मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करके बताए, इसको अभी ये आर्टिकल कंप्लीट कर लें। ये आप डायरेक्ट भी नोट कर सकते थे। आप लोगों ने सम पोटेंशियल फॉर्म के लिए मैथमेटिकल सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं, तो कोई भी अगर रीजन में आपको सॉल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन डायरेक्ट नोट करना है तो उस रीजन में आप के को डिफाइन करिए करेक्टली एनर्जी और पोटेंशियल को कंपेयर करके, और कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन के लिए आप डायरेक्ट वेव फंक्शन फॉर्म को नोट कर सकते हैं। जो भी मैं एक पॉइंट नोट कराऊंगा उससे आप कंपेयर कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कराया है, ठीक है, दैट टाइम पे वो आप डायरेक्ट नोट कर पाएंगे। अब ये वेव फंक्शन आपको ने फाइंड कर लिया, बट ये वेव फंक्शन कहाँ पे अलाउड है? इनसाइड द वेल। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही नोट करा दिया, इनसाइड द पोटेंशियल वेल। आउटसाइड के लिए सॉल्यूशन अलाउड नहीं है। अब इस साई एक्स का जो जनरल सॉल्यूशन है, इसमें सी और डी की फॉर्म पे कुछ रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा।
वो क्या रेस्ट्रिक्शन होगा कि वो ही वेव फंक्शंस यहाँ पे अलाउड होंगे जो इस बाउंड्री पे x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस होंगे। वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी कंडीशन से आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि ओनली दोज फॉर्म्स आर अलाउड दैट बिकम्स 0 और दैट विल बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। अब सम बुक्स में डायरेक्ट कंडीशन नोट करता है पार्टिकल बॉक्स में, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में, कि बाउंड्री पे वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। इनसाइड द वेल आपने पार्टिकल को एज्यूम किया है और कोई भी पार्टिकल इनफाइनाइट एनर्जी को ओवरकम नहीं कर सकता है। अगर विड्थ इनफाइनाइट है और हाइट भी इनफाइनाइट है तो ऐसे पोटेंशियल को कोई भी पार्टिकल क्वांटम मैकेनिकली भी ओवरकम नहीं करेगा। और जब ओवरकम नहीं हो पाएगा तो ये फॉर्म इसके आउटसाइड में पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा कभी भी। ना तो क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल ऑब्जर्व होगा और नहीं क्लासिकली। तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का 0 बनेगा। 0 बनेगा तो ये चाहे रीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्पेसिफाई कर सकते थे, बट आपको यहाँ पे पता चल गया कंटिन्यूटी कंडीशन से कि इस बाउंड्री पे x इक्वल टू 0 पे, इस स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे, x इक्वल टू 0 पे इस बाउंड्री के लेफ्ट का वेव फंक्शन और इस बाउंड्री के राइट का वेव फंक्शन मैच करना चाहिए, तभी वो कंटिन्यूटी कंडीशन को फॉलो करेगा। बट इस बाउंड्री के राइट का जो वेव फंक्शन है वो साई x है, जो c cos की x प्लस d sin की x आपने फाइंड किया है सॉल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन का फाइंड करके। बट इसके लेफ्ट का वेव फंक्शन 0 है। जब लेफ्ट का 0 है तो आपको पता चल गया बाय कंटिन्यूटी कंडीशन ऑफ द वेव फंक्शन कि ओनली दोज फॉर्म्स अलाउड होंगे जो x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू a पे कंटिन्यूटी कंडीशन फॉलो करेंगे। और कंटिन्यूटी कंडीशन से x इक्वल टू 0 पे आपको ये कंफर्म हो गया कि साई 0 होना चाहिए। x इक्वल टू a पे भी सेम मीनिंग है कि इस बाउंड्री पे भी वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। इस बाउंड्री के लेफ्ट का वेव फंक्शन ये फॉर्म आपने फाइंड कर लिया और राइट का वेव फंक्शन 0 है, तो बाउंड्री पे वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। और ये आपको कंडीशन कंटिन्यूटी कंडीशन से फाइंड होता है। तो ये आपको बुक में डायरेक्ट लिखा होता है बाउंड्री कंडीशंस, उसको हो सकता है सम बुक्स में एक्सप्लेन भी किया होगा कि ये 0 क्यों होने चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर दिया है। अब कोई एक कंडीशन अप्लाई करिए, साई मस्ट बी 0 एट x इक्वल टू 0। जैसे ये कंडीशन यूज करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे c cos 0 प्लस d sin 0 इज इक्वल टू 0। cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि c वैल्यू श्योरली 0 बनेगा। अब जब c 0 हो गया फर्स्ट कंडीशन से, तो यहाँ पे आप वेव फंक्शन का जो जनरलाइज फॉर्म आपने फाइंड किया है, सॉल्यूशन जनरलाइज सॉल्यूशन फाइंड किया श्रोडिंगर इक्वेशन का, वहां पे c को 0 रख दीजिए और जैसे 0 करेंगे तो ये फॉर्म बन गया d sin kx। अब ये फॉर्म बना, इसमें आप नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे कि साई मस्ट बी 0 एट x इक्वल टू a। तो कंटिन्यूटी कंडीशन से आपको वेवलेंथ पे वेव फंक्शन के फॉर्म पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा। वेव फंक्शन पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं और रेस्ट्रिक्शन कहां से अप्लाई हुई, वो कंटिन्यूटी कंडीशन से अप्लाई हो रही हैं। इस इनसाइड द वेल का जो वेव फंक्शन आपने फाइंड किया है पार्टिकल के लिए, सॉल्यूशन फाइंड किया, ये साई x इक्वल टू c cos kx प्लस d sin kx, यहाँ पे c और d पे रेस्ट्रिक्शन होगा। और क्या रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, और इस k पे भी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा वेवलेंथ वाले पार्ट से। एम्पलीट्यूड और फेज दोनों पार्ट पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होता है कंटिन्यूटी कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे c तो पता चल गया 0 है, फेज से आपको k का आइडिया मिल जाएगा, इस kx का आपको k का आइडिया मिलेगा फेज से। अब इसके इस बाउंड्री पे वही वेव फंक्शंस अलाउड होंगे जो इस पे कंटिन्यूटी कंडीशन फॉलो करें। और कंटिन्यूटी कंडीशन इस साइड का वेव फंक्शन इस साइड के वेव फंक्शन से x इक्वल टू 0 पे मैच करना चाहिए, इस साइड का वेव फंक्शन इस साइड के वेव फंक्शन से x इक्वल टू a पे मैच करना चाहिए। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं, मैच करने के लिए कंटिन्यूटी कंडीशन फॉलो करने के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी कंडीशन के लिए हिंट दिया हुआ है कि लेफ्ट और राइट का वेव फंक्शन जब इक्वेट होगा तो बाउंड्री के x इक्वल टू 0 वाली बाउंड्री के लेफ्ट का वेव फंक्शन पता है 0, तो वो इन राइट वाले वेव फंक्शन से मैच करना चाहिए बाउंड्री पे x इक्वल टू 0 पे। तो मैंने बता दिया कि 0 होगा। ऐसे ही आपको x इक्वल टू a के लिए मैंने बताया कि इस बाउंड्री के लेफ्ट और राइट का वेव फंक्शन मैच करने चाहिए, और एक साइड का वेव फंक्शन 0 है तो अनदर साइड का भी 0 होना चाहिए बाउंड्री पे, तभी कंटिन्यूटी कंडीशन फॉलो होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन थी वो मैंने अप्लाई करके c को 0 कर दिया। अब सेकेंड कंडीशन इस फॉर्म पे अप्लाई करेंगे, साई x एट x इक्वल टू a
मस्ट बी 0। अब यहाँ पे जो लास्ट फॉर्म आपने फाइंड किया डी साइन के एक्स, यहाँ पे एक्स को ए रख दीजिए, डी साइन के ए मस्ट बी 0। अब ये मैथमेटिकल रिलेशन आपको मिल गया जहां पे प्रोडक्ट है एक कोफिशिएंट डी का और साइन पार्ट का। मैथमेटिकली इसको सेटिस्फाई करने के लिए आइदर डी 0 और साइन के ए 0 और बोथ 0। बट आप फॉर्म पे जाइए, वेव फंक्शन के फॉर्म पे, सी तो श्योरली 0 है, अगर आप डी को 0 कर देंगे तो ये एक्स की ऑल वैल्यूज के लिए, इट मींस फॉर होल स्पेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन -∞ टू +∞, पार्टिकल का वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। और वेव फंक्शन 0 होने का मतलब पार्टिकल की ऑल पोजीशन पे जब मॉड स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ऑल पोजीशन विल बी 0 इफ डी इज 0। तो ये कंट्राडिक्टरी रिजल्ट है। हम पहले से पार्टिकल को इनसाइड द वेल एज्यूम करके चले हैं। जब एज्यूम करके चले तो पार्टिकल अगर रेस्ट पे भी होता तो किसी ना किसी पोजीशन को तो जरूर ऑक्यूपाई करता है, बट अगर डी को 0 कर देंगे तो वो पार्टिकल किसी पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जो रॉन्ग है। इसलिए डी 0 नहीं होगा, क्योंकि डी 0 जैसे ही करेंगे वो अलाउड नहीं होगा। इफ डी इक्वल टू 0 जो मैथमेटिकली अलाउड था, देन साई विल बी 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, और ये कंडीशन अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स पे अगर वेव फंक्शन 0 बन जाएगा तो प्रोबेबिलिटी पार्टिकल का ऑल पोजीशन के लिए 0 बनेगा, जो रॉन्ग है। पार्टिकल कुछ लिमिटेड पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की 0 हो सकती है, ऑल पोजीशन पे 0 नहीं हो सकती। तो इसलिए डी 0 अलाउड नहीं है यहाँ पे। जब डी 0 नहीं होगा तो इस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए श्योरली साइन के ए 0 होना चाहिए। और जब साइन के ए 0 लेंगे तो ये मैथमेट फिर से साइन वैल्यू इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 बनता है। तो यहाँ से आपको के का फॉर्म पता चल गया जब आप कंपेयर करेंगे n पाई बाई ए। अब आप वेव फंक्शन के फॉर्म में इसको प्लेस करेंगे तो फॉर्म बनेगा डी साइन के की वैल्यू प्लेस किया n पाई x बाई ए, ये इनसाइड द वेल है। अब फिर से चेक करिए, n की जो वैल्यू आपने यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, साइन 0 भी 0 हो सकता है, पाई भी 0 है, 2 पाई भी 0 है, तो मैथमेटिकली तो n की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी विद डिफरेंस ऑफ इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। बट जैसे ही आप n को यहाँ पे 0 करेंगे, अगर n को 0 ले लेते हैं तो फिर से सेम मीनिंग बनेगा, साई विल बी 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। n को 0 किया तो x की वैल्यू a/2, a/4, 3a/4 कोई भी वैल्यू रख लीजिए x की, 0 टू a के लिए या -∞ टू +∞, सब के लिए 0 बन जाए। और जैसे ही 0 बनेगा ये अलाउड नहीं होगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट इज नॉट अलाउड। तो n इक्वल टू 0 भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो n वैल्यू नॉन 0 होगा। बट जैसे ही आप ये कंडीशन लेंगे तो k की वैल्यू में जो n पाई बाई a है, अब आपको ये कंफर्म है कि साइन को 0 करके आपने फाइंड किया था, तो ये n वैल्यू अब आपको कंफर्म हो गया कि 1 से स्टार्ट हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये k की अलाउड वैल्यूज होंगी। पाई बाई ए हो सकता है, पाई बाई 2 पाई बाई ए हो सकता है, 3 पाई बाई ए हो सकता है, तो ये k की वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो कैसे फाइंड करना है, कंडीशन का इफेक्ट कहाँ पे आया, इसका k का रेस्ट्रिक्शन आ गया। यहाँ पे चेक कर, k की ऑल वैल्यूज अलाउड नहीं है, k की कुछ लिमिटेड वैल्यूज अलाउड हैं। और क्या वैल्यूज होंगी वो, पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए, पाई बाई ए के इंटीजर मल्टीपल में वैल्यूज होंगी, k के मैग्नीट्यूड की, प्रोपेगेशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। अब आप चेक करिए, इसी से आप लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करते हैं, 2 पाई बाई k। तो जब k की वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो लैम्डा आपको कंफर्म हो गया ट्वाइस a बाई n। ऑल वेवलेंथ एक्सेप्टेबल नहीं है, लैम्डा की लिमिटेड वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे जो कंटिन्यूटी कंडीशन बताया था, इस लैम्डा की जो वैल्यू है, वेवलेंथ जो बताएगा पार्टिकल का, ऑल वेव फंक्शंस अलाउड नहीं थे, ओनली वो वेव फंक्शन अलाउड होंगे जो लैम्डा की ये कंडीशन को फॉलो करेंगे और एम्पलीट्यूड जो आपने फाइंड किया है c और d वैल्यूज वो सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज फिर कंटिन्यूटी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो ये जो बाउंड्री कंडीशंस आपने अप्लाई की, कंटिन्यूटी कंडीशन अप्लाई की, उनसे
वेव फंक्शन के फॉर्म पे रेस्ट्रिक्शन आया, वेव फंक्शन के फॉर्म से के पे रेस्ट्रिक्शन आया, लैम्डा पे रेस्ट्रिक्शन आया, और लैम्डा से आप काइनेट मोमेंटम पे, काइनेटिक एनर्जी पे, दीज पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा। अगर आप यही पार्ट को चेक करें, स्टार्टिंग में आप फाइंड करें यही पार्ट, तो आप चेक करिए आपने केस पे रेज्यूम किया हुआ है। के पे रेस्ट्रिक्शन आने का मतलब क्या है कि एनर्जी पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो गया। इस एक्सप्रेशन को यूज करिए, यहाँ से आपको एनर्जी का आइडिया मिलेगा। एनर्जी फॉर गिवन फॉर्म ऑफ द वेव फंक्शन, दैट इज एनर्जी आइगन वैल्यू और आइगन एनर्जी h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर बाई ट्वाइस n। और जब ये k की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये फॉर्म बनेगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर। तो जो पहले आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि कंप्लीटली फ्री पार्टिकल के लिए एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है, के पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डबली डिजेनरेट केस था। अब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, एनर्जी पे रेस्ट्रिक्शन है, एनर्जी की ऑल वैल्यूज अलाउड नहीं है, एनर्जी की सम लिमिटेड वैल्यूज अलाउड हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज अलाउड हैं, रेस्ट्रिक्शन है। या तो एनर्जी पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर हो सकती है, फिर नेक्स्ट एनर्जी 4 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर हो सकती है, 9 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम ए स्क्वायर हो सकती है। इनके बीच में कोई एनर्जी लाई नहीं करेगा। पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 एम ए स्क्वायर एनर्जी पॉसिबल नहीं है, 3/2 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर एनर्जी पॉसिबल नहीं है। एनर्जी की कुछ लिमिटेड वैल्यूज पॉसिबल है, इट मींस एनर्जी पे रेस्ट्रिक्शन है, दैट मींस एनर्जी डिस्क्रीट है। और जो डिस्क्रीट है आपको बताया कि वन डायमेंशन में विदाउट स्पिन। देखो ये एन डिपेंडेंट है, इसलिए सफिक्स में मैंने एन बता दिया कि nth स्टेट की एनर्जी है ये, nth स्टेट की एनर्जी है। और h क्रॉस को h अपॉन 2 पाई, कहीं h के टर्म्स में रिजल्ट पूछा जाएगा तो आप इसको h में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब h अपॉन 2 पाई करेंगे तो ये फैक्टर पाई स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा और ये टर्म 8 ma स्क्वायर बनेगा। तो कोई भी फॉर्म वहां पे आपसे यूज हो सकता है, h क्रॉस के टर्म्स में भी और h स्क्वायर के टर्म्स में भी। बट एनर्जी की वैल्यू लिमिटेड है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं कि एनर्जी डिस्क्रीट है, जो पहले ही एक जनरलाइज पार्ट के लिए मैंने बताया। अब आप डिजेनरेसी चेक करिए, यहाँ पे इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्म है, ओनली ये फॉर्म इस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए अलाउड है। तो ओनली लिमिटेड जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन का कंसेप्ट है यहाँ पे, वो आप चेक करिए सिंगल वेव फंक्शन है, इसलिए नॉन डिजेनरेट भी है ये। मोर देन वन होते तभी तो डिजेनरेसी आता, यहाँ पे ओनली सिंगल वेव फंक्शन अलाउड है इस एनर्जी के लिए, इसलिए एनर्जी स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट है और नॉन डिजेनरेट है। बट ये रिकॉल करिए, ये जो फॉर्म आपने फाइंड किया वो इनसाइड द वेल फाइंड किया है, जबकि आउटसाइड द वेल 0 है। तो ये x लाइज बिटवीन 0 to a के लिए ये फॉर्म है, और ये बाउंड्री पे भी एक्सेप्टेबल है कंटिन्यूटी कंडीशन से। इसके आउटसाइड में, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के आउटसाइड में वेव फंक्शन 0 है, तो ये फॉर्म वेव फंक्शन के लिए। बट अभी यहाँ पे ये d अननोन है, इसको फाइंड करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस, दैट इज -∞ to +∞ psi n mod स्क्वायर dx मस्ट बी यूनिटी। और ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस पहले आपको डिस्कस किए हुए हैं, वो अप्लाई करके आप ये यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की फॉर्म क्या बनेगी। जब साई स्टार साई करेंगे, चेक करिए -∞ to 0 पे जाएंगे तो ये वेव फंक्शन 0 है, मॉड स्क्वायर 0 बन जाएगा। ओनली नॉन जीरो कंडीशन किस लिमिट पे बनेगा, सिर्फ जहां पे फंक्शन नॉन जीरो है। तो 0 to a में आप ये लिमिट कन्वर्ट करेंगे, -∞ to 0 और a to ∞, वेव फंक्शन 0 होने से वो कंडीशन एक्सक्लूड हो जाएगा। इसके इनसाइड में 0 to a के लिए वेव फंक्शन d sin n pi x by a है, तो d mod स्क्वायर sin स्क्वायर n pi x by a dx मस्ट बी 1। अब ये इंटीग्रल फॉर्म पहले भी बताया होगा आपको, इसको एक बार फिर से ट्राई कर लीजिए और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की अलाउड फॉर्म आपको पता चल जाएगा।
फाइंड हो जाएगा इंटीग्रेशन सर अंडर रूट 2/a। देखो यहां से आपको डी मॉड स्क्वायर का रिजल्ट बनेगा डी मॉड स्क्वायर 2/a, जिसमें आप डी की वैल्यू -√2/a भी ले सकते थे, +√2a भी ले सकते थे, √2/a आई ले सकते थे, -√2/a आई ले सकते थे, बट मोस्टली बुक में पॉजिटिव और रियल चॉइस लेते हैं। तो दैट पार्ट के लिए आप अगर बुक से रिजल्ट को मैच कराना है तो √2/a बनेगा फॉर पॉजिटिव और रियल चॉइस, जबकि इसके अलावा वो सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं इसके साथ जो डी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 2/a सेटिस्फाई करेंगे। तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, बट ऐसा नहीं कि ऑल टाइम सिर्फ यही वैल्यू होगा, सिंगल वैल्यू नहीं होगा, इसके अलावा कोई और भी वैल्यू हो सकता था जिसके लिए डी मॉड स्क्वायर 2/a बनेगा। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आपको अब पता चल गया, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म फॉर इनफाइनाइट अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वैल्यू ऑफ विड्थ a 2/a स्क्वायर रूट sin n pi x/a एंड 0 इनसाइड द वेल ये साइन फॉर्म बनेगा और आउटसाइड द वेल ये 0 बनेगा। तो ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फाइंड हो गया। देखो जब भी मैं आप ये आर्टिकल को मैं डिस्कस कर रहा हूं तो सारे पॉइंट्स मैं आपको हिंट कर रहा हूं पहले, इनमें से जो पॉइंट प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड है प्रॉब्लम के स्टेटमेंट से पता चल जाएगा आपको। कुछ आप 1 और 2 स्टेप में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, जो लेस स्टेप में रिलेट हो जाए उनको तो आप मेमोराइज ना करें, बट जिन पे मोर टाइम लगे, जैसे वेव फंक्शन फॉर्म को ड्राइव करने में, नॉर्मलाइज करने में मोर टाइम लगेगा, तो ये आप जितने भी नोन सिस्टम्स हैं उन सबके एनर्जी एक्सप्रेशन और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर्म जरूर आप एक बार मेमोराइज करके प्रॉब्लम को ट्राई करने की कोशिश करें, तो प्रॉब्लम लेस स्टेप में कंप्लीट होगा। और बिना इनके मेमोराइज करने से प्रॉब्लम एग्जाम में कंप्लीट भी नहीं होगा। तो इसलिए नॉर्मलाइज्ड आइगन एनर्जी आइगन फंक्शन और एनर्जी एक्सप्रेशन जरूर आप ये मेमोराइज करके चलेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती हैं जिनको आप मेमोराइज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो एनर्जी एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया, आइगन फंक्शन पता चल गया, के की वैल्यूज आपको पता चल गई, लैम्डा भी आपको पता चल गया था। अब ये ऑल टर्म्स nth स्टेट के लिए एन डिपेंडेंसी है, आप चेक कर सकते हैं, के पे भी एन डिपेंडेंसी था, n पाई बाई ए, ये के का मैग्नीट्यूड है प्रोपेगेशन वेक्टर का। अगर वैल्यूज को आप चेक करने लगे तो 2 वैल्यूज मिलेंगी आपको, पाई बाई n पाई बाई ए और -n पाई बाई ए। ये लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा स्केलर होता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी nth स्टेट पे, तो यहाँ पे भी आप सफिक्स में n रिप्रेजेंट कर सकते थे क्योंकि ये nth स्टेट पर डिपेंडेंट है। और जो मैक्सिमम वेवलेंथ बनेगा ये स्टेट के नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैक्सिमम कब होगा? जब n मिनिमम हो जाए, और मिनिमम वैल्यू n का क्या है? 1, तो ये मैक्सिमम बनेगा 2a। पोटेंशियल वेल की विड्थ के ट्वाइस के इक्वल डी ब्रोगली वेवलेंथ मैक्सिमम वैल्यू बनेगा। जैसे जैसे n को चेंज करते जाएंगे, इट मींस ये ग्राउंड स्टेट के लिए तो मैक्सिमम है, बाकी पार्ट के लिए डिक्रीज होता चला जाएगा। मोमेंटम को आप अगर कंपेयर कर लें मोमेंटम वैल्यू के लिए, तो एक तो आप k वैल्यू आपको पता है कि n पाई बाई a बनेगा, तो मोमेंटम की वैल्यू n पाई बाई a, मोमेंटम की वैल्यू प्लस माइनस h क्रॉस k बनेगी। पॉजिटिव x के अलोंग मोशन करेगा तो मोमेंटम h क्रॉस k, और नेगेटिव x के अलोंग मोमेंटम पार्टिकल मोशन करेगा तो मोमेंटम माइनस h क्रॉस k। अब यहाँ पे h क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो प्लस माइनस n पाई h क्रॉस बाई a मोमेंटम की वैल्यूज बनेंगी, और n की अलाउड वैल्यूज हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये मैंने इस फॉर्म से बता दिया कि इसे मल्टीप्लाई करके, बट यही पार्ट को आप चेक कर सकते थे कि अगर आप वेव फंक्शन को एक्सपेंड कर लें मोमेंटम के आइगन फंक्शन में, जब इस साइन फॉर्म को एक्सपेंड करेंगे, जो पहले भी मैंने आपको हिंट किया हुआ है, तो साइन n पाई x बाई a को आपने एक्सपेंड किया तो एक्सपोनेंशियल i n पाई x बाई a माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस i n पाई x बाई a डिवाइडेड बाई 2y। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म मोमेंटम के आइगन फंक्शन है, और सुपरपोजिशन फॉर्म आपने पोस्टलेट में पढ़ लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम के लिए आपको रिजल्ट बनेगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल i के x फॉर्म मोमेंटम का आइगन फंक्शन होता है, तो ix का कोफिशिएंट आपको k बताया था। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, या इस स्टेट पे इस फॉर्म पे इंडिविजुअल टर्म पे आप इसको लिख सकते थे psi1 √2 बाई ए एक्सपोनेंशियल टर्म को, और इसको लिख सकते थे psi2। और psi1 पे जब आप ऑपरेट करते डिफरेंशियल ऑपरेटर
मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलता है कि माइनस आई मोमेंटम के डेफिनेशन में और आई यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। एच क्रॉस मोमेंटम के डेफिनेशन में है और जब एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल करते तो एन पाई बाई ए कंट्रीब्यूट करता है यहाँ से, और यहाँ से कंट्रीब्यूट करता है माइनस एन पाई बाई ए। तो ये एच क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये कंट्रीब्यूशन आपको एन पाई एच क्रॉस बाई ए मिल जाता है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम आपको पता चलता है कि जो मोमेंटम के आइगन फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज हैं वो पॉसिबल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट बनता है। तो जब मोमेंटम मेजर करेंगे इस nth स्टेट में तो आप इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में ओपन करके आप मेजर करेंगे, जो आपको पोस्टलेट में सुपरपोजिशन पार्ट में बताया हुआ है। तो जो पहले पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, वो आपको ऑल टाइम रिकॉल हो जाने चाहिए। जो रिक्वायर्ड होगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म में भी आप मोमेंट ये एनर्जी आइगन फंक्शन को मोमेंटम के आइगन फंक्शन में एक्सपेंड करके नोट कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि मोमेंटम की दीज वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो इक्वली प्रोबेबल रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। अब मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को अगर आप ट्राई करेंगे तो डिफरेंट चॉइस आपके पास रहेगी। जो पहले पॉइंट्स बताएं और सुपरपोजिशन में पॉइंट बताएं या पहले इंटीग्रल पार्ट से बताएं, वो सारे पार्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो एक पॉइंट और चेक करें कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई एन स्टार साई एम फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स। ये वैल्यू को आप बहुत जल्दी से एक बार फाइंड कर लीजिए। ये मैंने मोमेंटम के मेजरमेंट के लिए बताया है, मोमेंटम के लिए। और इंटीग्रल पार्ट ये जब सॉल्व करेंगे तो फिर से आप साइन फॉर्म यूज कर सकते हैं, जो आपको लास्ट पेज पे बताया, ये फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट किया? यस सर। देखो जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन लिमिट जनरली तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, बट जो इनसाइड द वेल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2/a इसका स्क्वायर बनेगा साइन n पाई x बाई ए और साइन m पाई x बाई ए dx। तो 2 sin a sin b का एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। अगर m और n सेम हो जाते तो फिर से नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बन जाता, तो ये इंटीग्रल 1 हो जाता है। बट जब m और n डिफरेंट होंगे तो ये इंटीग्रल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यही रिजल्ट क्रॉनिकल डेल्टा nm में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आगे आपको रिक्वायर्ड होगा कि जो एनर्जी आइगन फंक्शन है, जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और नॉर्मलाइज फॉर्म के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सेम वैल्यू के लिए तो 1 बनेगा, बट डिफरेंट के लिए, क्योंकि डिफरेंट एनर्जी आइगन फंक्शंस ऑर्थोगोनलिटी शो करते हैं, वो पहले आपको ऑपरेटर में बताया हुआ है। तो दिस टर्म रिप्रेजेंट ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन। सेम के लिए 1 और डिफरेंट के लिए 0। ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा। जो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ये एनर्जी आइगन फंक्शन है वो ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन शो करेंगे। तो अगर कहीं मेंशन नहीं किया है तो ये ऑटोमेटिकली आपको आइडिया रहेगा कि ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन वहां पे अप्लाई होगा। कभी आपको डाउट रहे कि ये कैसे टर्म 1 हो गया, कैसे टर्म 0 बन गया, बट ये फॉर्म नॉर्मलाइजेशन के लिए ये फॉर्म बनेगा, ये पार्ट बनेगा। तो वेव फंक्शंस आपको पता चल गया
ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन का आइडिया मिल गया। अब ये आप वेव फंक्शंस को प्लॉट कर सकते हैं, साई और साई मॉड स्क्वायर को प्लॉट कर सकते हैं। सपोज पहले आप n इक्वल्स 1 ले रहे हैं और n इक्वल्स 1 के लिए जब साई 1 आप फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट 2 बाई ए साइन पाई x बाई ए इनसाइड द वेल और आउटसाइड द वेल 0। अब इसको प्लॉट करना है, साई को साई मॉड स्क्वायर को। प्लॉट के लिए मैंने 2 डिफरेंट फॉर्म बताए थे कि कभी पोटेंशियल के फॉर्म को रेफरेंस लेके प्लॉट करेंगे, कभी आप साई वर्सेस एक्स प्लॉट करेंगे। ये x इक्वल टू 0 पे बाउंड्री था, x इक्वल टू a पे भी बाउंड्री था। तो आप चेक करिए यहाँ पे, जैसे ही x को आपने 0 किया इस फॉर्म में तो ये साइन 0 बन गया, तो वेव फंक्शन 0 बनेगा। x को आपने a किया तो साइन पाई बन गया, तो भी वेव फंक्शन 0 है। अब सम पॉइंट्स और इंटरमीडिएट में एज्यूम कर लीजिए, x इक्वल्स a/2, x इक्वल्स a/4, ठीक है। दीज पॉइंट्स आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे x को आपने a/2 प्लेस किया तो ये साइन पाई/2 बन गया, साइन पाई/2 1 और रूट 2 बाई ए मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये रूट 2 बाई ए इसका फॉर्म बनेगा। तो और भी कोई इंटरमीडिएट पॉइंट्स में साइन थीटा को आप कंपेयर करके ये प्लॉट कर सकते हैं। तो ये वेव फंक्शन फॉर्म बनेगा ग्राउंड स्टेट के लिए, साई 1 के लिए। और वेव फंक्शन ये प्लॉट हो गया। और ये मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट में आपको सम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट करना है, कहाँ पे हैं और क्या वैल्यूज हैं। इसी का मॉड स्क्वायर करेंगे, तो ये साई 1 मॉड स्क्वायर करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए। तो ये x इक्वल टू 0, ऐसे a/2 यहाँ पे फॉर्म और a इंक्लूड कर लेंगे, तो शेप सिमिलर ही रहेगा, ओनली रूट 2 बाई ए का मॉड स्क्वायर करेंगे तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगा ये फिर से a/2 पे ही मैक्सिमम बनेगा। यहाँ पे a/2 पे मैक्सिमम बनेगा और ये जो वैल्यू बनेगा अब की बार 2 बाई ए बनेगा। तो लाइक दिस आप प्लॉट कर सकते हैं। बट सम बुक्स में जो प्लॉट किए जाएंगे वो किए आप पढ़े होंगे, वो एनर्जी लेवल पे प्लॉट कर देता है कई बार। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो पहले पोटेंशियल प्लॉट करें, उसके सम एनर्जी लेवल्स इनसाइड द वेल आप वहां पे रिप्रेजेंट कर दें। ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू a। इसके आउटसाइड में पोटेंशियल इनफाइनाइट है। ये पोटेंशियल जब इसका n इक्वल्स 1 लेवल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, n इक्वल्स 1, तो आपको एनर्जी फॉर्म पता है, एनर्जी एक्सप्रेशन पता है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर। तो इवन आपने n इक्वल्स 1 करके यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब n इक्वल्स 2 के लिए आप चेक करें कि एनर्जी कहाँ पे लाई करेगा। जब n को 2 करेंगे तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये इस जीरो एनर्जी लेवल के, ये जीरो एनर्जी लेवल है, यहाँ पे जीरो एनर्जी लेवल के रेस्पेक्ट में ये 1 टाइम था, ये इसका पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस स्क्वायर, n की वैल्यू 1 किया। बट इसका ये 4 टाइम जो गैप यहाँ पे शो किया, इसका 4 टाइम्स n इक्वल्स 2 पे जाएगा। तो सपोज ये n इक्वल्स 2 यहाँ पे है। जब आप सक्सेसिव एनर्जी लेवल डिफरेंस फाइंड करेंगे En+1 माइनस En, तो ये डिफरेंस n को n+1 कर प्लेस करके और n ये जब फाइंड करेंगे तो ये 2n+1 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर बनेगा। तो आप चेक करिए n इक्वल्स 2 और n इक्वल्स 1 के बीच का जो डिफरेंस है
तो यहाँ पे n को आपने 1 किया तो 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स ये और 1 टाइम ये, तो इस लेवल के रेस्पेक्ट में ये 4 टाइम्स हो गया। इसके यहाँ पे ये एनर्जी 0 है, तो जितना गैप यहाँ पे है, ये गैप, इसका 4 टाइम्स यहाँ से बनेगा, ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स बनेगा। बट ये जो गैप है ये इसका 3 टाइम्स है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। E2 माइनस E1 करेंगे तो ये 3 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाय ट्वाइस m स्क्वायर बनेगा। तो लाइक दिस, ये एनर्जी लेवल्स आप इनसाइड द वेल पहले रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही n इक्वल्स 3 को आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, n इक्वल्स 3 को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस गैप का 9 टाइम्स बनेगा। तो जैसे जैसे आप n को इंक्रीज कर रहे हैं तो गैप भी इंक्रीज हो रहा है और एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। जो गैप आपने यहाँ पे शो किया है, इससे ये लार्ज गैप बनेगा। जब आप E2, E3 और E2 करेंगे तो ये 5 बनेगा। इस गैप का 5 टाइम्स यहाँ पे शो होगा। तो ये सम बुक्स में ये लेवल भी रिप्रेजेंट किए होंगे और हायर वैल्यू के लिए आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, और इसी के इनसाइड में वेव फंक्शंस को प्लॉट किया होगा। तो जो वेव फंक्शन आपने यहाँ पे प्लॉट किया है ये psi1 एक्सिस पे, सम बुक्स में मैंने आपको बताया कि जो x एक्सिस है इस एनर्जी लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये फॉर्म वहां पे आपको प्लॉट किया होगा। तो ये a/2 पे मैक्सिमा बनेगा यहाँ पे वेव फंक्शन में। ऐसे ही जब आप ये n इक्वल्स 2 प्लेस कर देंगे, psi2 को अगर प्लॉट करेंगे तो psi2 के लिए फिर से आप nth स्टेट वेव फंक्शन में n को 2 कर दीजिए। फिर से जो सेम अप्रोच मैंने बताया था वो अप्लाई कर दीजिए। आप ये फिर से प्लॉट कर सकते हैं। जैसे ही आपने x को 0 किया तो ये sin 2 पाई बन गया, sin 2 पाई 0 होता है। x को आपने x को 0 किया तो sin 0 बन गया, ये sin 0 0 होता है, और x को आपने 1 किया तो sin 2 पाई बन गया, sin 2 पाई भी 0 होता है। अब इसके मिड पॉइंट पे आइए, x इक्वल्स a/2 पे, x को आपने a/2 प्लेस किया तो ये sin पाई बन गया, sin पाई भी 0 होता है। अब इसके a/4 और 3a/4 पे वैल्यू और चेक कर लीजिए। x को आपने a/4 प्लेस किया तो ये π/2 बन गया, sin π/2 प्लस होता है। बट जब 3a/4 प्लेस करेंगे तो sin 3 π/2 माइनस होता है। तो ये फॉर्म लाइक दिस बनेगा। जितना वैल्यू ये प्लस बनेगा उतना ही ये माइनस बनेगा। तो सम बुक्स में लाइक दिस प्लॉट किए होंगे। ये psi2 का प्लॉट है। रीजन जस्ट डिफरेंस क्या है कि जो ये x एक्सिस है, x एक्सिस को इस एनर्जी लाइन पे ट्रांसफॉर्म किया होगा तब ये प्लॉट करेंगे। ऐसे ही आप ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्लॉट कर सकते हैं। n इक्वल्स 3 के लिए भी वेव फंक्शन को प्लॉट कर सकते थे, और n 1, 2 और 3 के लिए आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज को प्लॉट कर सकते हैं। मैंने जैसे सेपरेटली प्लॉट करके बताया एक्सिस psi1 मॉड स्क्वायर वर्सेस x, ऐसे ही ये सम बुक्स में आपको इनसाइड द वेल प्लॉट किया होगा। तो जस्ट आपको ये वहां पे आइडिया होना चाहिए कि जहां आप x एक्सिस एज्यूम कर रहे थे वो एनर्जी लाइन को कॉन्साइड करेगा। जिस लेवल के लिए आप ड्रॉ कर रहे होंगे, जिस स्टेट के लिए, जिस एनर्जी स्टेट्स के लिए प्लॉट कर रहे होंगे, वो दैट टाइम पे एनर्जी पोजीशन एक्सिस को कॉन्साइड करेगा। जब इसका मॉड स्क्वायर करेंगे तो इसके शेप में ये पॉजिटिव था, अभी भी पॉजिटिव रहेगा, ओनली जो जो √2/a था अब की बार ये 2/a बन जाएगा। बट जो मैक्सिमा है वो अभी भी मिडिल में ही मैक्सिमा बनेगा। प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है psi मॉड स्क्वायर जब फाइंड करेंगे वो x इक्वल्स a/2 पे ही मैक्सिमम बनेगा। ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल्स टू a/2 और ये x इक्वल टू a। इन दोनों में चेंज किया है, यहाँ पे ये वैल्यू √2/a है और यहाँ पे ये 2/a है। बट जब इसका n इक्वल्स 2 का प्लॉट करेंगे तो n इक्वल्स 2 के लिए आप चेक करिए, इसका मॉड स्क्वायर किया तो ये प्लस, और ये नेगेटिव वैल्यू का भी जब मॉड स्क्वायर करेंगे तो फिर से प्लस बनेगा। तो अब की बार ये फॉर्म बनेगा। ऐसे ही n इक्वल्स 3 का प्लॉट करते तो ये फॉर्म लाइक दिस बनता। तो यहाँ पे आपको अब की बार जहां मैक्सिमा बन रहे हैं लोअर स्टेट में, वहां पे अब की बार मिनिमा बनेंगे प्रोबेबिलिटी कर्व में। अब की बार लाइक दिस फॉर्म बन जाएगा। तो ऐसे आप प्लॉट करते जाएंगे। तो दीज प्लॉट्स आपको आप आगे सम हो सकता है कि मैथमेटिकल रिसर्च जो आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे वो इजीली आप उसको फाइंड कर पाए।
ये आप इजीली चेक कर सकते हैं, जब ये 3 होगा तो 3 पाई x बाई a फॉर्म बना। तो जहां पे भी ये पाई, जब a बाई 3 लेंगे, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो ये फॉर्म साइन पाई बन जाएगा और साइन पाई 0 बनेगा। तो लाइक दिस पार्ट पे जब जहां पे इसका हाफ है, इस पे जो मैक्सिमा था, इसके यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा। तो लाइक दिस आप फिर से जो 3 पॉइंट्स मैंने शो किए थे उनको आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। लाइक दिस आपको प्लॉट बन जाएंगे। तो मैक्सिमा चेक करने के लिए एक मेथड ये था कि आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मैक्सिमाइज कर दें या आप इस प्लॉट से चेक कर लें कहाँ पे मैक्सिमा है। ये मैक्सिमा पॉइंट है प्रोबेबिलिटी के लिए, ये सब मैक्सिमा पॉइंट्स आपको शो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे n को आप यूनिटी से चेंज करते जाएंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमा इंक्रीज होते चले जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ नोड का कंसेप्ट भी पूछा होता है। तो नंबर ऑफ नोड्स फाइंड करने के लिए आप चेक करेंगे वेव फंक्शन कहाँ पे जीरो है। नोड मींस जहां पे वेव फंक्शन जीरो हो। तो आप चेक करिए ये 2 पॉइंट्स पे n=1 में वेव फंक्शन जीरो है, n=2 में बाउंड्री पे भी जीरो है और एक मिड पॉइंट पे जीरो है। तो जैसे जैसे n को आप यूनिटी से चेंज करते जाएंगे, नंबर ऑफ नोड्स यूनिटी से इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो यहाँ ये प्लॉट से सम इंफॉर्मेशन आप फाइंड कर सकते हैं जो प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड होगा। मैंने सम पॉइंट्स आपको प्लॉट कर दिए हैं। तो यहाँ पे नोट करेंगे द नंबर ऑफ नोड्स फॉर nth स्टेट। द नंबर ऑफ नोड्स फॉर nth स्टेट। तो ये नोड का जो एक्सप्रेशन बनेगा, नंबर आपने काउंट कर लिया n=1 के लिए। जब ये बाउंड्री नोड इंक्लूड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ नोड्स आ रहे हैं 2। जब n=2 पे जा रहे हैं तो ये बन गए 3। बट अगर इन बाउंड्री नोड को हटा दें तो n=1 में 0 नोड है, n=2 में ओनली 1 नोड है। तो अभी एक्सप्रेशन में प्लेस कर लीजिए। अगर आप n+1 और n-1 में एक्सप्रेशन में n की वैल्यू प्लेस करते जाइए। ये इंक्लूडिंग बाउंड्री नोड है। जो बाउंड्री पे नोड्स पड़ रहे हैं उनको इंक्लूड करेंगे तो n+1 से सेटिस्फाई होगा। अगर उनको आप एक्सक्लूड कर दें तब ये n-1 से मैच करेगा। अब चाहे जिस स्टेट के लिए चेक कर लीजिए, n को 1 कर दीजिए, n को 2 कर दीजिए, n को 3 कर दीजिए, नंबर ऑफ नोड जो मैंने प्लॉट किए हैं उनसे मैच करते चले जाएंगे। अब आपको अगर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन फाइंड करना है, कहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम बनेगा किस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो आपके पास एक मेथड है कि जिस स्टेट के लिए कैलकुलेट करना हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन के लिए पहले मेथड बताया कि जहां पे प्रोबेबिलिटी पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम बनेगा। तो आपके पास मैथमेटिकल मेथड है कि आप nth स्टेट के लिए अगर चेक करना होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को आप डिफरेंशियल करेंगे, 0 के इक्वल प्लेस करेंगे और चेक करेंगे कि किस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नेगेटिव है, वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन बनेगा। अगर ये पॉइंट x=x0 पे सेटिस्फाई होते हैं तो x0 मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन बन जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन बनेगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आपको पता होगा, वेव फंक्शन नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर्म मेमोराइज है। उसका मॉड स्क्वायर करके डिफरेंशियल करके 0 करके x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और चेक करेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किन पे नेगेटिव आता है, तो वो x0 वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। ये मेथड से आपको बता दिया, मैथमेटिकल मेथड से। बट आप यहाँ पे चेक करिए, ये प्लॉट पे आप इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट चेक कर सकते थे। a/2 पे यहाँ पे मैक्सिमा है n=1 में, n=2 में a/4 और 3/4 बनेंगे। ऐसे ही आप ये हायर के लिए चेक करते चले जाएंगे। तो ये प्लॉट का बेनिफिट क्या है कि जब आप आर्टिकल पढ़ लेंगे तो आर्टिकल से सम पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके हैबिट में आ जाएंगे, तो सम कैलकुलेशन को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये पॉइंट से आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पोजीशन या प्लॉट से आप फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ नोड्स, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। मिनिमम एनर्जी पे जाइए। मिनिमम एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
मिनिमम एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी। जो लीस्ट वैल्यू है एनर्जी का यहाँ पे वो E1 के लिए है, n=1 के लिए है। अगर आप n को 1 कर दें तो आपको यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी बनेगा, दैट इज पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ma स्क्वायर, और ये एनर्जी जीरो नहीं है। तो जीरो होने का, नॉन जीरो होने का रीजन क्या है कि अगर हम क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट कर रहे हैं तो पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल का वेव नेचर एज्यूम करके चल रहे हैं, पार्टिकल वेव की तरह मोशन कर रहा है, पार्टिकल के साथ बहुत सारी वेव एसोसिएट हैं, और जब वेव एसोसिएट होंगी तो वहां पे ऑटोमेटिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंक्लूड हो जाएगा। अगर ये एनर्जी को चेक करें तो इनसाइड द वेल पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ओनली काइनेटिक एनर्जी है। तो ये एनर्जी अगर जीरो हो जाता, इफ एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो फॉर फर्स्ट स्टेट। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है कि मोमेंटम जीरो होता, और मिनिमम वैल्यू के लिए मोमेंटम को अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के ऑर्डर का आप एज्यूम करके चलते हैं। डेल्टा पी जीरो होने का मतलब क्या है कि यहाँ से डेल्टा एक्स फॉर ग्राउंड स्टेट इनफाइनाइट हो जाता है, जो किसी भी बाउंड पार्टिकल के लिए अलाउड नहीं है। अगर डेल्टा एक्स इनफाइनाइट हो जाएगा देन पार्टिकल विल बी अनबाउंड, जबकि आप पहले से एज्यूम करके चल रहे हैं कि पार्टिकल इनसाइड द वेल बाउंड है, पार्टिकल अनबाउंड हो जाएगा। तो जो रिजल्ट है वो कंट्राडिक्टरी आ रहे हैं फिर। इसलिए अगर पार्टिकल बाउंड है, कोई भी बाउंड पार्टिकल के लिए डेल्टा एक्स इनफाइनाइट नहीं हो सकता। जब डेल्टा एक्स इनफाइनाइट नहीं होगा तो डेल्टा पी जीरो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट से जीरो नहीं आएगा, और जब डेल्टा पी जीरो नहीं होगा तो पी जीरो नहीं बनेगा, पी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा पी, काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो बनेगा, इसलिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी नॉन जीरो बनेगा। तो ये सब जो एक्सप्लेनेशन है वो किसके रिगार्डिंग आ रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इज नॉन जीरो ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों नहीं है, क्यों, अगर जीरो होगा तो क्या प्रॉब्लम राइज होगा, वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे कर दिया है। अगर आप एनर्जी को जीरो ले लेते हैं तो पार्टिकल अनबाउंड हो जाएगा, जबकि पार्टिकल बाउंड है। अगर बाउंड पार्टिकल होगा तो किसी भी सिस्टम के लिए क्वांटम मैकेनिकल ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉन जीरो आएगा। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और आप इजीली चेक भी कर सकते हैं। मैंने बताया था बाउंड स्टेट वेव फंक्शन से, वेव फंक्शन पे चले जाइए, जैसे ही पार्टिकल की पोजीशन प्लस माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे ये इस लिमिट में जाएगा, साई टेंड्स टू जीरो चला गया, साई मॉड स्क्वायर टेंड्स टू जीरो चला गया, तो पार्टिकल क्या होगा, बाउंड होगा। ये बाउंड की कंडीशन थी, बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा वेव फंक्शन। आपने एज्यूम किया था कि इनसाइड द वेल पार्टिकल है, तो पार्टिकल इस इनफाइनाइट बाउंड्री को ओवरकम करके आउटर में नहीं जाएगा क्वांटम मैकेनिकली, सिर्फ इसी के इनसाइड में पार्टिकल मोशन करेगा। तो ये पॉइंट्स आपको इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के रिगार्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपको मैंने हिंट कर दिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कैसे मैथमेटिकली फॉलो करने हैं वो आपको हिंट हो गया। बाकी ये जो मैंने बॉक्स में जो रिजल्ट इनक्लोज किए हैं ये सारे रिजल्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलाइज फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन, एनर्जी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, प्रोपेगेशन वेक्टर, मोमेंटम वैल्यू, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, ठीक है, ये प्लॉट्स, और ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैंने बताए, नंबर ऑफ नोड्स, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लेंगे किस स्टेट के लिए पूछा है, 1 के लिए या 2 के लिए, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइज स्टेट, सेकंड एक्साइज स्टेट किसके लिए पूछा है, नॉन जीरो होने का रीजन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे फॉर nth स्टेट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट डेल्टा एक्स डेल्टा पी फॉर nth स्टेट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फॉर nth स्टेट, जो स्टार्टिंग में आप
इनइक्वालिटी में रिजल्ट यूज करके चल रहे थे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू। सम टाइम प्रॉब्लम में आपको बताया कि एच क्रॉस बाई टू यूज करना है, सम टाइम बताया कि एच क्रॉस से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो यहाँ पे डाउट एलिमिनेट हो जाएगा अगर आपको कंफर्म है कि पार्टिंग बॉक्स है, तो क्या एग्जैक्ट रिलेशन बनेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट का, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। और फाइंड करने के लिए आपको 4 एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। तो पी एक्सपेक्टेशन को आप डिफरेंट वे में चेक कर सकते थे। आपको पहले हिंट किया हुआ है कि अगर स्टेट रियल वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट है या बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी 0 बनेगा। ये आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया हुआ है। सभी को रिकॉल हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 बनेगा, चाहे वेव फंक्शन के वेरिएबल पार्ट से चेक कर लीजिए कि वो रियल है। रियल स्टेट्स रियल वेव फंक्शन से स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 आता है। वेव फंक्शन अगर बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम 0 आता है। अब यही पार्ट को आप इस पार्ट फॉर्म से चेक कर सकते थे। अभी आपको मैंने नॉर्मलाइज वेव फंक्शन को मैंने मोमेंटम के आइगन फंक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो सुपरपोजिशन में भी आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड किया था। अगर सुपरपोजिंग टर्म्स मेजरिंग ऑपरेटर के आइगन फंक्शन है तो प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर ऑल स्टेट्स आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट को हिंट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि √2 sin n pi x by a मोमेंटम आइगन फंक्शन है। ये एनर्जी आइगन फंक्शन है, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड किया है और श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन एनर्जी आइगन फंक्शंस बनेंगे। अब वो किसी अनदर ऑपरेटर के आइगन फंक्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी। बट यहाँ पे चेक करिए, ये sin n pi x by a जो एनर्जी आइगन फंक्शन था, जब इसको एक्सपेंड किया तो एक्सपोनेंशियल टर्म मोमेंटम के आइगन फंक्शन बन गए। तो लेफ्ट साइड तो आइगन फंक्शन नहीं है मोमेंटम का, बट जो सुपरपोजिंग टर्म्स है वो मोमेंटम के आइगन फंक्शन है। अगर सुपरपोजिंग टर्म मोमेंटम के आइगन फंक्शन है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम के लिए हम प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर ऑल स्टेट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स का मॉड स्क्वायर करेंगे इन बोथ स्टेट्स के कोफिशिएंट का मॉड स्क्वायर वो इक्वल आएगा, और जब ऐसा कंडीशन होता है तो प्रोबेबिलिटी भी इक्वल आती है। वो पहले आपको पोस्टुलेट तक बताए हुए हैं पॉइंट्स। तो प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू फॉर फर्स्ट टर्म दैट इज प्लस n pi h cross by a. Next state probability 1/2, but eigen value for the next state is minus n pi h cross by a. तो इस फॉर्म से भी आप चेक कर सकते थे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम का 0 बनेगा। तो मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए। प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर स्टेट से 0 बन रहा है, बाउंड स्टेट से 0 बन रहा है, और आपको रियल फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट, साइन फॉर्म रियल है उससे भी आपको 0 बन रहा है। और एक पार्ट और चेक करिए, जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन करेगा इनसाइड द वेल इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मोमेंटम प्लस आएगा। अब कोई भी पॉइंट पे पार्टिकल के लिए चेक कर लीजिए, दीज पॉइंट पे मोमेंटम की प्लस वैल्यू जाएंगी जब पार्टिकल इधर मोशन करेगा। अब इस बाउंड्री से पार्टिकल रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्ट होकर पार्टिकल इधर जाएगा, फिर से सेम पोजीशन पे आएगा पार्टिकल, और पार्टिकल का जो मोमेंटम है, मोमेंटम की वैल्यू जब यहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है, और इसको मोमेंटम को जब आप चेक करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया, स्क्वायर रूट ट्वाइस me बनेगा। पोटेंशियल यहाँ पे 0 है, पोटेंशियल पोजीशन, तो मोमेंटम पोजीशन से इंडिपेंडेंट बनेगा। तो ऑल पोजीशन पे जो मोमेंटम की वैल्यू है वो कांस्टेंट बनेंगी, ओनली डायरेक्शन चेंज आएगा, डायरेक्शन प्लस से माइनस चला जाएगा। तो चाहे पार्टिकल इस पोजीशन पे हो चाहे पार्टिकल इस पोजीशन पे हो, अगर इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो मोमेंटम की वैल्यू प्लस आएगी। अगर वो nth स्टेट में है तो n pi h क्रॉस बाई a बनेगी, बट उसी पोजीशन पे अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन करेगा तो माइनस बनेगी। तो यहाँ पे मोमेंटम की इक्वल और अपोजिट वैल्यूज हैं, और इक्वल और अपोजिट वैल्यूज को जब आप सम करेंगे तो एवरेज वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। आप 10th लेवल तक जब एवरेज कैलकुलेट करते थे तो डेटा, किसी डेटा का एवरेज कैलकुलेट करने के लिए उन वैल्यूज को ऐड करते थे और कितने टाइम्स वो डेटा है, कितने नंबर है, उससे डिवाइड करते थे। तो सेम मीनिंग यहाँ पे, वो प्रोबेबिलिटी में ऑटोमेटिकली वो नंबर डिवाइड में आ जाता है। जैसे यहाँ पे चेक करिए, 2 वैल्यूज थी, जब आपने ये फाइंड किया मोमेंटम की 2 वैल्यूज थी, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। इस फॉर्म को लाइक दिस भी तो लिख सकते थे, n pi h क्रॉस बाई a माइनस n pi h क्रॉस बाई a, दीज को हम ऐड करें, मोमेंटम की 2 वैल्यूज हैं और 2 से डिवाइड कर दिया, तब भी 0 बनेगा, चाहे जैसे चेक कर सकते हैं। तो जो आपने 10th लेवल पे एक्सप्रेशंस पढ़े थे वो प्रोबेबिलिटी पार्ट में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। तो पी एक्सपेक्टेशन के लिए मैंने 4-5 फॉर्म आप रिलेट कर दिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं।
पी एक्सपेक्टेशन 0 है। अब आपको फाइंड करना एक्स एक्सपेक्टेशन फॉर nth स्टेट। तो एक्स एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे तो जनरली एक्सप्रेशन -∞ टू +∞, पोजीशन स्पेस में फाइंड कर रहे हैं, तो साई n मॉड स्क्वायर x dx, और यहाँ पे आपने जो फॉर्म फाइंड किया है साई n x का वो नॉर्मलाइज है, इसलिए डिनोमिनेटर को 1 कर सकते हैं। अब कुछ जो डेफिनेशन है साई n का उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे तो -∞ टू 0 वेव फंक्शन 0 है, इसलिए कंडीशन एक्सक्लूड हो गया। ओनली नॉन जीरो कंडीशन बनेगा 0 टू a के लिए, a टू इन्फिनिटी फिर से कंडीशन एक्सक्लूड हो जाएगा, और ये फॉर्म sin nx √2/a है, sin n πx/a, जब साई स्टार साई करेंगे तो इसका रूट एलिमिनेट हो जाएगा, sin स्क्वायर n πx/a x dx। अब ये इंटीग्रेशन को बहुत जल्दी सॉल्व करिए और रिजल्ट बताइए। सर ये 2 बार x तो नहीं आएगा ना यहाँ पर, sin n/x/a। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछिए। सर इंटीग्रल में ना sin स्क्वायर n/x/a लिखा है ना, x को दोबारा लिखिए। तो ये x मल्टीप्लाई में भी तो है, a/2। एक्सपेक्टेशन के लिए ठीक है। हेलो हाँ जी। सर, एक स्लाइड पीछे करिएगा। सर ये p डज नॉट इक्वल टू 0 कैसे हो गया सर? आपको जब वेव फंक्शन से पहले या वेव फंक्शन के बाद मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया होगा, उसके एप्लीकेशंस कराए होंगे। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने एक जगह बताया था जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम होता है, जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p और क्लासिकल में जो p लिखते हैं मोमेंटम, तो मतलब दोनों सेम, मतलब बोला था आपने कि अगर मोमेंटम निकालना है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालेंगे क्वांटम में। कहाँ पे बताया? सर आपने इससे पहले बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन में। सर, मतलब मेरे को ये नहीं पता, लेकिन आपने बोला था कि क्लासिकली अगर वेलोसिटी लिखना है तो v से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर क्वांटम में निकालना है तो नहीं, ये नहीं कहा मैंने ये नहीं कहा होगा कि मैंने ये बताया हुआ इनफैस्ट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो क्लासिकल के रिजल्ट हैं वो क्वांटम में जो रिजल्ट हैं अगर उनको कंपेयर करना है तो क्वांटम के रिजल्ट का अगर हम एवरेज कैलकुलेट कर लें तो क्लासिकल के रिजल्ट से मैच कर जाएंगे। ये इनफैस्ट थ्योरम के लिए बताया हुआ। यस सर। तो मैंने ये नहीं कहा कि अगर क्वांटम में मोमेंटम मेजर करना है तो पी एक्सपेक्टेशन निकालिए, नहीं, मेजर करने के लिए तो पी की आइगन वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, ओके सर। बट ये जो डेल्टा पी को मैंने पी 0 कर दिया है वो मैंने, आप रिकॉल करिए, उस पॉइंट से किया है कि p इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा p फॉर ग्राउंड स्टेट, बताया था। x इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा x, बताया था। यस सर। तो मैंने तो उस पार्ट से इसको 0 किया है कि डेल्टा p 0 है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी मिनिमम है तो p मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए ये अनसर्टेनिटी का ऑर्डर का है, जब ये नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो कर दिया मैंने, वैल्यू थोड़ी लिख दिया मैंने। यस सर, थैंक यू सर। ये इंटीग्रल सॉल्व हो गया। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए किसी को, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज की प्रॉब्लम तो पहले ही करा दिया है। अब वो यहाँ पे जो फॉर्म है पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए वेव फंक्शन का फॉर्म नोन हो गया, तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो पहले आपने सॉल्व किए हैं वो फिर से आप यहाँ पे पार्टिंग बॉक्स के लिए कंप्लीट कर सकते थे। साइन स्क्वायर को पहले cos 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। ये 2 एडजस्ट हो गया 1/a, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल किया तो x²/2। जब ये सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म बना x cos 2nπx/a dx। ये 1/a SH यहाँ पे अपर लिमिट पर कंट्रीब्यूट करेगा, लोअर लिमिट पे 0 हो गया। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन sin 2nπx/a डिवाइडेड बाई 2nπ/a लिमिट माइनस
और ये माइनस, ये प्लस हो गया। फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रल साइन 2n पाई x बाई ए डिवाइडेड बाई 2n पाई बाई ए, फिर से इंटीग्रेशन, और जब साइन का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस कॉस बनेगा और इसका स्क्वायर हो गया, लिमिट 0 टू a। अब यहाँ पे ये टर्म पे जाइए, x को आपने a किया तो साइन 2n पाई बन गया जो 0 बनेगा, और x को 0 किया तो साइन 0 भी 0 और इस x इक्वल टू 0 से भी 0, ये सेकंड टर्म का कंडीशन 0 हो गया। और थर्ड टर्म पे जाइए, x को आपने a प्लेस किया तो cos 2n पाई बन गया, और x को 0 किया तो cos 0 बन गया। cos 2n पाई और cos 0 सेम वैल्यू देते हैं, जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो डिफरेंस 0 बन जाएगा। तो लास्ट टू टर्म्स 0 बनेंगे, ओनली फर्स्ट टर्म कंट्रीब्यूट करेगा, और a से डिवाइड किया तो ये a/2। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, a/2 है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करिए। ओनली 1 पावर का चेंज है लास्ट इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके आप z को फाइंड कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए। ये एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन बनेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है वो लास्ट पेज पे मैंने डिस्कस कर दिया है। ओनली 1 पावर चेंज है। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहले साइन स्क्वायर को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल तो x³/3 हो जाएगा, बट जो सेकंड टर्म का इंटीग्रल है उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो ये आप लोग ब्रेक में एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, और जब एक्स स्क्वायर कैलकुलेट हो जाए तो पी स्क्वायर को भी चाहें तो आप ट्राई कर लेंगे। बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि इसका डेल्टा एक्स डेल्टा पी क्या फॉर्म क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्म क्या बनेगा। बाकी और कुछ पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। ओके सर, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है?
सर एक प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन का क्वेश्चन था, उसमें डाउट था, वो पूछना था। क्वेश्चन करेक्टली स्टेटमेंट बोल दीजिए। क्वेश्चन का बट उसमें ग्राफ दिए हुए, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लोगे यहाँ पे स्क्रीन पे? ना वो तो मैं कर लूंगा, अगर आप इन्फॉर्मेशन सही दोगे तो मेरा एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो जाएगा, अगर इन्फॉर्मेशन में कोई डेटा आप रॉन्ग बोलोगे तो एक्सप्लेनेशन रॉन्ग हो सकता है। अच्छा, तो क्वेश्चन है अमोंग द फॉलोइंग ग्राफ्स जी विच वन कैन नॉट रिप्रेजेंट वेव कैन नॉट। फंक्शन। हाँ, जी कैन नॉट रिप्रेजेंट ए वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स फॉर एनी सिस्टम। फॉर एनी सिस्टम। हाँ, किसी भी जी सिस्टम के लिए करेक्ट है ना। ठीक, प्लॉट तो बताइए। ए ऑप्शन दिया हुआ है, साई और एक्स के बीच में प्लॉट दिया हुआ है, तो वो मतलब यानी कि जो दोनों साइड पे प्लॉट दिया हुआ है और है ना, इस पे पीक बन रहा है जीरो y। पे। हाँ, स्ट्रेट लाइन दोनों साइड है ना, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव। हाँ, ऐसे, विथ नेगेटिव स्लोप, और इस पे ये स्ट्रेट लाइन या कोई पर्टिकुलर एंगल पे? y is equal स्ट्रेट to लाइन mx विथ वाली। नेगेटिव स्लोप। हाँ ऐसे? हाँ जी, अच्छा ये ऑप्शन ए। जी, ये नेगेटिव में भी जा रहा है? हाँ, दोनों साइड पे दिया हुआ है। हाँ, ये नहीं नहीं, बस फंक्शन इतना केवल ही दिया हुआ नेगेटिव है। भी है? अच्छा नो बस सर, ठीक इतना है, ही है। और ऑप्शन बी, बताइए। ऑप्शन बी दिया हुआ है, ड्रैग डेल्टा पीक दी हुई है और वो x इक्वल टू 0 पे पीक कर। लाइक दिस? हाँ जी। ठीक है। ऑप्शन सी गाउसियन टाइप दिया हुआ है, जी और ऑप्शन डी नेगेटिव पोटेंशियल स्टेप, मतलब वो नेगेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन दिया हुआ है। थर्ड दिया है गॉसियन, हाँ जी, और लास्ट दिया है नेगेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन। ये। नहीं नहीं, मतलब वो जो हम उस पे प्लस में प्लॉट करते हैं ना, यूं मतलब हम लोग पॉजिटिव स्टेप है ना, पॉजिटिव वाली साइड मानते हैं, इसने स्टेप नेगेटिव वाली साइड दिया है। ये कह रहे हैं हाँ जी, ये इन्फिनिटी तक है? हाँ, उसमें मतलब ऐसे छोटा प्लॉट दिया हुआ है, इन्फिनिटी तक पूरा ही होगा। पूछा कैन नॉट रिप्रेजेंट द वेव हाँ फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम। हाँ, तो ए और डी दोनों रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ए के अंदर भी जब देखो हम डी नहीं करेगा, ए करेगा, डी नहीं करेगा। तो ये ए का जब हम, डिसकंटिन्यूस है, ये हाँ डिसकंटिन्यूस है, तो ये नहीं तो, करेगा। हाँ ए करेगा। एक वेव फंक्शन फाइनाइट है, कंटिन्यूस है, सिंगल वैल्यूड है। तो सर मतलब एक्सेप्टेबल के लिए उसका डेरिवेटिव भी तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, हमने एक तो कंडीशन वो भी तो लिखी थी। ऐसा हो सकता है कि डेरिवेटिव पोटेंशियल जो यहाँ पे है x इक्वल टू 0 को वो इनफाइनाइट हो। उसने कहा ना एनी सिस्टम, उसने ये नहीं कहा कि फॉर फाइनाइट पोटेंशियल। हाँ जी। ठीक है, हम्म, तो डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, बट ये तो किसी केस में अलाउड नहीं होगा ना, डी तो। ठीक है, थैंक यू सर। अगर पूछा होता वहां फाइनाइट पोटेंशियल के लिए, तब ये अलाउड नहीं है। यानी इनफाइनाइट पोटेंशियल के लिए ए वाला एक्सेप्टेबल हो जाएगा। अभी आप देखिए जो मैंने आर्टिकल पढ़ाया आज, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, हाँ ठीक है, जी, इसमें भी तो डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे देखिए, इस पार्ट पे इधर पार्टिकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना है, एच क्रॉस के, हाँ जी, और इस साइड का मोमेंटम क्या है, बाउंड्री के 0। राइट का 0। क्या मैच करेगा? नहीं, नहीं करेगा ना। तो अभी भी जब पोटेंशियल डिसकंटिन्यूअस होगा तो वहां मोमेंटम डिसकंटिन्यूअस बनेगा, डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस बनेगा, डी साई बाई डी एक्स। ठीक है सर। ये इसमें आपने जो कंटिन्यूटी इक्वेशन बताई थी, क्या होगा इसका? प्रीवियस पेज पे दिखाना पड़ेगा, अभी जो आपने शो किया था। फिर से बोलिए, आवाज स्लो हो रही सर स्लाइड नंबर 4। 4, हाँ जी, इसमें सर आपने ये कंटिन्यूटी इक्वेशन बताई थी ना, हाँ जी, सर इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा? मैंने कई बार एक्सप्लेन कर दिया था, डाउट कहाँ पे वो बताइए सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ना। रिपीट तो मैं कर दूंगा, पर ऐसा होता है ना कि जो जिस पॉइंट पे आप मतलब डाउट है जिस पॉइंट पे, वो बताएंगे तो हो सकता है कोई और इजी वे में बता दूं मैं, बाकी तो मैं बता देता हूँ। देखिए, हमें साई एक्सेप्टेबल लेने के लिए कंटिन्यूअस लेना है, तो पहले हम इस बाउंड्री ऑल स्पेस में कंटिन्यूअस होना चाहिए। हम चेक करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है,
कंटिन्यूटी से ब्रेक कहाँ हो सकती थी कि इस बाउंड्री पे है। तो इस बाउंड्री पे कंटिन्यूस होने की कंडीशन क्या है कि इस बाउंड्री के लेफ्ट का वेव फंक्शन और राइट का वेव फंक्शन बाउंड्री पे मैच करना चाहिए। ठीक है, यस सर, इस बाउंड्री के x इक्वल टू 0 के राइट का वेव फंक्शन क्या है, ये वेव फंक्शन। यस सर, तो ये वेव फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब इस बाउंड्री के लेफ्ट वाले वेव फंक्शन से जो 0 है उससे मैच करे, तो ये कंडीशन बन गई। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। ऐसे ही अनदर बाउंड्री x इक्वल टू a पे इस बाउंड्री के लेफ्ट का वेव फंक्शन इस राइट के वेव फंक्शन से जो कि 0 है उससे मैच करना चाहिए। यस तो मैंने ये फिर से लिख दिया। ठीक है, यस सर। सर एक आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई थी ना, तब हाँ आपने जी। जो लिखी थी जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए, फिर उस पे जब डेरिवेटिव लगाते हैं फुल टोटल डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी, तो जब जी। वो उसके राइट हैंड साइड में जब साई फिर ए और फिर साई लिखते हैं, उस पे डेरिवेटिव लगाते हैं, तो सर वो टोटल डेरिवेटिव पार्शियल में सर कैसे चेंज होता है, वो सर बताएंगे? अपने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं? यस सर। कोई मिस तो नहीं किया? नो सर। पक्का? यस सर, सर नहीं किया। इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, आप आइए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का डेरिवेशन कराया था मैंने। यस सर। तो सेम कंसेप्ट पहले आ चुका है जो आप पूछ रहे हैं, मैंने फिर भी रिपीट किया था। ये देखिए मैंने वहां पे ये dp बाई dt बताया था आपको। यस सर। प्रोबेबिलिटी का टाइम डेरिवेटिव बताया था। यस सर। तो अभी ये इंटीग्रेशन है पोजीशन के रेस्पेक्ट में। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, अगर ये डेफिनेट है तो ये x पार्ट हट जाएगा, सिर्फ टाइम पार्ट बचेगा। अगर ये इंडेफिनिट है तो x और टाइम दोनों है। बट जब ये डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रल की पार्ट की वैल्यू चाहे पहले रख दीजिए चाहे बाद में रख दीजिए, तो जब इंटीग्रल पोजीशन के रेस्पेक्ट में है, जिस वेरिएबल पे इंटीग्रल है वो पार्ट तो यहाँ से डेफिनेट इंटीग्रल में हट गया नहीं हट गया? यस सर। तो सिंगल वेरिएबल का कंडीशन बचा, तो सिंगल वेरिएबल में क्या कंट्रीब्यूशन देगा, सिर्फ टाइम का कंडीशन तो देगा। यस सर। तो लेफ्ट में तो दो कंडीशन थे, पोजीशन का भी और टाइम का भी, बट राइट में सिर्फ एक ही कंडीशन बचा जो टाइम का है, तो इसलिए इनसाइड में इसको पार्शियल में ले जाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। तो वही मीनिंग यहाँ पे बताया था आपने। तो इंटीग्रल और ब्रैकेट ये इक्विवेलेंट है या नहीं है? यस सर। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए किससे मैच करेगा? साई स्टार ए साई डी एक्स से, अगर पोजीशन स्पेस होता। तो यहाँ पे टाइम डेरिवेटिव लेना है, टोटल टाइम डेरिवेटिव। जो इसके इनसाइड में आएंगे तो एक डेरिवेटिव इस पे आएगा, बट ये डेरिवेटिव क्योंकि x का कंडीशन हट गया तो ये पार्शियल में कन्वर्ट हो गया, ये कांस्टेंट हो गए। फिर प्लस साई कांस्टेंट, साई स्टार कांस्टेंट, डेल ए बाई डेल टी, ऐसे 3 टर्म्स बन जाएंगे। वहां पे वो ड्राक नोटेशन में थे, यहाँ पे श्रोडिंगर फॉर्म में है। तो कॉन्सेप्ट तो ये रिपीट हो रहा है ना। मोर देन वन वेरिएबल से जब वन वेरिएबल का कंडीशन लेना हो तब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं, जब ऑल वेरिएबल का कंडीशन लेना हो तो हम परफेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है? ओके सर सर। जो जैसे नंबर हर्मिशियन ऑपरेटर जो होता है, तो उसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि हम उसमें हर्मिशियन ऑपरेटर डिफाइन करते हैं तो आइगन वैल्यू रियल होती है और आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल होते हैं। डिफरेंट आइगन वैल्यूज की। हाँ हाँ, डिफरेंट आइगन वैल्यू की करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन ऑर्थोगोनल होते हैं जी। तो सर ऐसे यूनिटरी ऑपरेटर के लिए कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है? एक तो जैसे उनके आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल होते हैं। उनके जो आइगन वैल्यूज हैं उनका मॉडुलस 1 आता है। आइगन वैल्यूज रियल नहीं बनेंगी, उनके मॉडुलस को आप इंटरप्रेट कर सकते हो, क्योंकि आइगन वैल्यूज तो कॉम्प्लेक्स होंगी वहां पे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स को फिजिकली सिग्निफाई नहीं कर सकते। देखो हम अपने हैबिट में कुछ रॉन्ग स्टेप ले आते हैं। एक वर्ड तो हम कहते हैं फिजिकली सिग्निफाई, और हम रिलेट करने लगते हैं इमेजिनरी वर्ड को भी। एनालॉजी अलग है, सिग्निफिकेंस अलग है। सिग्निफिकेंस क्या होता है कि हम ऐसे डेफिनेशन से रिलेट कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। जैसे प्रोबेबिलिटी हम मान के चलते हैं कि हमने पहले पढ़ा हुआ है 12th लेवल पे। जब क्वांटम मैकेनिक्स आया तो ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट हुआ, साई पढ़ना हमने स्टार्ट किया, तो साई को तो सिग्निफाई नहीं कर रहे हम, साई मॉड स्क्वायर को सिग्निफाई कर रहे हैं किसी नॉन डेफिनेशन में। और नॉन डेफिनेशन क्या था कि हम प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं उसको। ऐसे ही हम कॉम्यूटेटर के कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं।
ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस थोड़ा ही था, ऑपरेटर से तो हम मेजर करेंगे, यस सर, ठीक है, बट उसको हम हर्मिशियन ऑपरेटर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको हम कहीं जो रिजल्ट हैं उनको हम रिलेट करके सिग्निफाई कर सकते हैं। जैसे कोई ऑपरेटर ऐसा है जिसकी यूनिट एनर्जी की यूनिट हो और आइगन वैल्यू जो रियल आए, तो हम उसको एनर्जी के टर्म्स में इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। बट सारे हर्मिशियन ऑपरेटर्स जो आप पढ़ रहे हैं उनकी आइगन वैल्यू तो रियल आएंगी, बट वो नॉन ऑपरेटर से मैच करेंगे ऐसा जरूरी थोड़ी है। नो सर, तो सिग्निफाई करने के लिए तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने लिख दिया कहीं 2 इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट लिख दिया, 2 लिख दिया, तो 2 वैल्यू मोमेंटम भी हो सकती, यूनिट हो सकती है, 2 वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है। सिग्निफाई करने में तो हमें क्या बताएगा वो, 2 वैल्यू थोड़ी बता रहा है कुछ, 2 के आगे की यूनिट क्या है वो किस पर डिपेंड करेगा कि हम हर्मिशियन ऑपरेटर तो ले रहे थे, बट हर्मिशियन ऑपरेटर कौन सा है वो भी तो बताना पड़ेगा, यस सर, ठीक है। तो एनालॉगी तो हम कर सकते हैं बहुत सारी मतलब स्टेप्स में, बट सिग्निफिकेंस हम उन्हीं का करते हैं जो हमारी नॉन डेफिनेशन जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यस सर, और पूछना है किसी को? सर ये जो नंबर ऑफ नोट्स आपने लिखाया था वो कैसे लिखाया? हाँ, एक्सक्लूडिंग के लिए वो नहीं समझ में आ रहा। काउंट करिए, जो प्लॉट कराया है इसीलिए कराया है, ये वेव फंक्शन के प्लॉट है। तो n = 1 में कितने पॉइंट पे जीरो हो रहा है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग, ये आप बताइए। 2। इंक्लूडिंग में 2 पॉइंट्स पे है, और जब ये दोनों पॉइंट्स हटा दोगे बाउंड्री वाले तो कितने पॉइंट पे है, किसी भी पॉइंट पे नहीं है। मतलब सभी बाउंड्री पे जहां वेव फंक्शन 0 पड़ रहा है उन पॉइंट्स को काउंट मत करिए, वो एक्सक्लूडिंग बाउंड्री नोड है। अच्छा, जैसे सेकंड वाले में सेकंड वाले में n = 2 में चेक करिए, टोटल नोड 3 हैं, एक यहाँ पे 0 पे, एक a/2 पे और एक a पे। यस। अब बाउंड्री कहाँ पे है, 0 पर a पे, वो दोनों हटा दीजिए, कहाँ पे बचा, a/2 पे, कितने नोड बचे, 1। ऐसे ही n = 3 में एक्सक्लूडिंग बाउंड्री नोड 2 आएंगे और टोटल नोड आएंगे 4। यस, समझ गए। थैंक यू। और पूछना है किसी को? बाकी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।